भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब राष्ट्र के नाम ये संबोधन कर रही थीं, दिल्ली पुलिस विपक्षी नेताओं के साथ ही इंदिरा से इत्तेफाक न रखने वाले कांग्रेसियों की भी गिरफ्तारी में जुटी थी। संबोधन खत्म होने तक जेपी और मोरारजी देसाई से लेकर चंद्रशेखर, बीजू पटनायक, पीलू मोदी और राजनारायण सरीखे बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे थे। देश आपातकाल के हवाले था। ठीक 15 दिन पहले, तारीख 12 जून 1975, वक्त सुबह के 10:02। प्रधानमंत्री आवास एक सफदरजंग रोड पर इंदिरा गांधी के वरिष्ठ निजी सचिव के पास न्यूज एजेंसी से फ्लैश आया। श्रीमती गांधी अपदस्थ। इंदिरा के कमरे के बाहर मौजूद राजीव गांधी को फ्लैश दिखाया गया। राजीव मां के कमरे में गए और कहा, मां, उन्होंने आपको पद से हटा दिया है। इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव जीतने के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उन चीज़ों को करप्ट प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यशपाल कपूर जो इनके सचिव थे और इन्होंने कहते हैं बाद में इस्तीफ़ा दिया, तो वो गजटेड ऑफिसर थे सरकार के और वो काम नहीं कर सकते थे किसी कैंडिडेट के लिए, तो उन्होंने इस्तीफा देने से पहले ही इनके लिए काम करना शुरू कर दिया। पद से हटाए जाने के आदेश की खबर सुनकर वो शांत रहीं। उन्हें पता था कि अब उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके चुनाव को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अवैध करार दे दिया है। लेकिन इंदिरा की ये शांति तूफान से पहले के आने वाली शांति थी, क्योंकि कांग्रेस अशांत हो गई थी। बदहवास मंत्री और बड़े बड़े नेता एक सफदरजंग रोड की ओर भागे। इंदिरा ने उन्हें नजर भर देखा और खामोशी ओढ़ ली, क्योंकि तब तक जस्टिस सिन्हा ने अपने ही आदेश पर 20 दिन का स्टे लगा दिया था। इससे साफ था कि इंदिरा को अब तुरंत ही इस्तीफा नहीं देना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का वक्त था। तभी इंदिरा के पास एक और शख्स दाखिल हुआ, जिसे देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। वो उनके छोटे बेटे संजय गांधी थे। 28 साल की उम्र का वो नौजवान, जिन पर इंदिरा गांधी को खुद से भी ज्यादा भरोसा था। उनके आते ही इंदिरा बड़े बेटे राजीव को भी लेकर एक कमरे में चली गईं, तय करने की क्या अब उन्हें कुछ दिनों के लिए इस्तीफा देना चाहिए। राजीव गांधी ने इस्तीफे से मना किया, लेकिन संजय ने तो जिद ही पकड़ ली कि इंदिरा को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। संजय जिस मजबूती के साथ अपनी मां के पाले में खड़े थे, उसके लिए मदद उन्हें 2 लोगों से मिल रही थी। एक थे आर.के. धवन, जो प्रधानमंत्री सचिवालय में सहायक निजी सचिव थे, और दूसरे थे 52 साल के बंसी लाल, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। इस त्रिमूर्ति के अलावा एक और शख्स भी था जो इंदिरा के साथ खड़ा था, जो पहले भी इंडिया इज इंदिरा का नारा दे चुका था। उनका नाम था देवकांत बरुआ, जो तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन लोगों ने मिलकर यह दिखाने की कोशिश की कि हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद पूरा देश इंदिरा गांधी का समर्थन करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल ने तो यहां तक कह दिया कि बहन जी, हम लोग आपके इकबाल से, आपकी खड़ाओं से अगले 20 साल तक इस देश का राज चला सकते हैं। अगले दिन 13 जून को डीटीसी की कुल 983 बसों को प्रधानमंत्री आवास की ओर मोड़ दिया गया था। दूध सप्लाई के लिए आई गाड़ियों को भी प्रधानमंत्री आवास की ओर भेज दिया गया। भीड़ जमा हो गई, जो इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। इंदिरा गांधी घर से बाहर निकली, भीड़ को संबोधित किया, कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक इस देश की सेवा करती रहूंगी, और फिर अंदर चली गईं।
15 जून को संजय ने तय किया कि अखबारों में इंदिरा के खिलाफ खबर नहीं छपेगी। इसके लिए संजय ने तानाशाही का रास्ता अपनाया। अखबारों के मालिकों, पत्रकारों को डराने धमकाने से लेकर विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी तक के आदेश दिए। वहीं कभी इंदिरा के साथ चाचा का रिश्ता रखने वाले और अब इंदिरा के सबसे बड़े विरोधी बन चुके जेपी भी चाहते थे कि इंदिरा इस्तीफा दें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेपी और मुखर हो गए थे और पूरे विपक्ष ने उन्हें अपना चेहरा बना लिया था। विपक्ष की ओर से 17 जून को जेपी को दिल्ली बुलाया गया ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। लेकिन जेपी को इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, ताकि फैसला अगर इंदिरा के खिलाफ आए तो उनकी आवाज को बल मिले। वहीं इंदिरा को भी इसी का इंतजार था, क्योंकि इस्तीफे का मतलब था राजनीति का अंत। इंदिरा के 3 सहयोगियों कृषि मंत्री जगजीवन राम, विदेश मंत्री यशवंत राव चौहान और रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह ने भी सुझाव दिया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। एक और तरीका निकाला गया। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जिसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भरोसा जताने की कसम खाई जा रही थी। इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला हर मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री चाहता था कि शपथ पत्र पर हस्ताक्षर की खबर अखबार में जरूर छपे, ताकि इंदिरा गांधी तक खबर पहुंच जाए। वहीं इंदिरा ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए 16 जून को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से भी मुलाकात की थी। उन्हें बताया था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुकी हैं। उसी दिन विपक्षी नेताओं ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा कि राष्ट्रपति इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़ने का आदेश दें। राष्ट्रपति ने विपक्षी नेताओं को कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं इंदिरा की किचन कैबिनेट के नेता ये माहौल बनाने की तैयारी कर रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दे तो उसे भी नहीं माना जाएगा। इसके लिए 18 जून को कांग्रेस संसदीय दल की एक बैठक भी बुलाई गई, ताकि एक स्वर में इंदिरा गांधी के प्रति आसक्ति जताई जा सके। 546 सदस्यों वाले इस कांग्रेस संसदीय दल ने एक सुर में प्रस्ताव पास कर दिया। 20 जून को दिल्ली के बोट क्लब में एक बड़ी रैली हुई। इसे एकजुटता रैली का नाम दिया गया। इंदिरा की यह पहली ऐसी सभा थी जिसमें उन्होंने बाकायदा अपने परिवार का जिक्र किया, जो तब उनके साथ मंच पर मौजूद था। संजय, राजीव, सोनिया और मेनका। इस रैली से निकल 13 राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंचे और एक पन्ने का मेमोरेंडम देकर कहा कि इंदिरा गांधी के इस्तीफे से पूरे देश और उनके अपने राज्य में अस्थिरता आ जाएगी। वहीं विपक्ष ने 21 और 22 जून को एक बैठक बुलाई, ताकि आगे की रणनीति के जरिए इंदिरा गांधी पर इस्तीफे के लिए और दबाव बनाया जा सके। विपक्ष की इस बैठक की भनक इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी थी। संजय गांधी के इशारे पर आईबी के पुराने मुखिया ये जयराम को हटाया जा चुका था और उनकी जगह ली थी पंजाब के आईजी रहे सुरेंद्र नाथ माथुर ने। माथुर ने इनपुट दिया कि विपक्ष ऐसे आंदोलन की तैयारी कर रहा है जिसमें हजारों लोग इंदिरा गांधी के घर का घेराव करने जा रहे हैं। तब तक 23 जून की तारीख आ गई थी। ये वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट में वेकेशनल जज जस्टिस कृष्ण अय्यर को इंदिरा गांधी की अपील पर सुनवाई करनी थी। 23 और 24 जून को कांग्रेस के साथ ही पूरे विपक्ष का ध्यान भी सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले पर था। 24 जून को जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सशर्त स्टे लगा दिया। शर्त यह थी कि इंदिरा गांधी सदन में होने वाली चर्चा में भाग तो ले सकती थी, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। इनको वोट करने का अधिकार नहीं होगा। इनको एमोल्यूमेंट्स भी जो मिलते हैं एमपी के नहीं मिलेंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री पद पर रह सकती। इंदिरा गांधी की कांग्रेस और विपक्ष दोनों ने इस फैसले को अपने अपने हिसाब से स्वीकार किया। इंदिरा की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो प्रधानमंत्री रह सकती हैं। विपक्ष ने कहा कि उनकी सदस्यता प्रतिबंधित है, उनके वोट देने का अधिकार निलंबित है, ऐसे में वो किस तरह की प्रधानमंत्री होंगी। और ये कहकर विपक्ष ने ऐलान कर दिया कि इंदिरा को सत्ता से हटाने के लिए वो देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत
25 जून को दिल्ली से होगी। उस 24 जून को ही सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी के बुलावे पर कोलकाता से दिल्ली आए हुए थे। प्रधानमंत्री आवास एक सफदरजंग रोड पर सिद्धार्थ शंकर रे की मुलाकात इंदिरा गांधी से हुई तो सिद्धार्थ ने आंतरिक इमरजेंसी लगाने का सुझाव दिया। इंदिरा से मुलाकात के दौरान रे ने संविधान के अनुच्छेद 352 और उससे मिली राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की ताकत का जिक्र किया और अपनी बात की पुष्टि के लिए प्रधानमंत्री आवास से ही एक शख्स को संसद की लाइब्रेरी में भेजा, जहां संविधान की कॉपी रखी हुई थी। रे अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। इंदिरा को यकीन भी दिला दिया कि इमरजेंसी लगना संविधान के दायरे में है। एक वकील ने आपातकाल लगाने के उस तरीके को खोज निकाला था जिसके जरिए तानाशाह मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सकता था। फैसला गोपनीय था। चुनिंदा ही लोग थे जिन्हें इस फैसले की जानकारी थी। वहीं विपक्ष को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो 25 जून को होने वाली रैली की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए खुद जयप्रकाश नारायण दिल्ली में मौजूद थे। रैली में तय हुआ कि 29 जून से पूरे देश में सरकार विरोधी आंदोलन किया जाएगा ताकि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा सके। इसी रैली में जेपी ने कहा, हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी ज़मीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। पुलिस और सेना से की गई जेपी की इस अपील को इंदिरा ने मुद्दा बना लिया। तय तो वो पहले ही कर चुकी थीं कि 25 की रात को इमरजेंसी लगानी है। संजय गांधी और उनकी मंडली तय कर चुकी थी कि इमरजेंसी लगाने के बाद किसकी गिरफ्तारी करनी है और मीडिया के साथ कितनी सख्ती करनी है। उस शाम 7:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल किशन चंद ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में चीफ सेक्रेटरी जेके जोशी, आईजी भवानी मल और डीआईजी रेंज भिंडर मौजूद थे। थोड़ी ही देर के बाद चीफ सेक्रेटरी जेके जोशी तिहाड़ जेल का मुआयना करने पहुंचे। जेल सुपरिटेंडेंट को बताया कि सुबह तक करीब 200 नगा कैदी जेल आएंगे, जिसके लिए उन्हें व्यवस्था करनी होगी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी गिरफ्तार होने वाले नेताओं की सूची दे दी गई थी। इंदिरा गांधी की स्वीकृति थी। दिल्ली पुलिस के साथ ही राज्यों की पुलिस के पास गिरफ्तारी के आदेश थे। दिल्ली के डीएम और डिप्टी कमिश्नर सुशील कुमार को ताकीद दी गई थी कि गिरफ्तारियां मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही होंगी, ताकि इसे अदालतों में चुनौती न दी जा सके। दिल्ली में गिरफ्तारियों का आदेश एडीएम को जारी करना था। दिल्ली में 5 एडीएम थे और पांचों ने सुशील कुमार से सवाल किया कि आखिर गिरफ्तारियों को वैध कैसे ठहराया जाएगा। सुशील कुमार ने कहा, गिरफ्तारियां तो करनी ही होंगी, बाद में गिरफ्तारी की वजह भी तैयार कर ली जाएगी। सुशील कुमार ने यह भी कहा कि अगर हम गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं करते तो वो हमारा खून बहा देंगे। अब ये वो कौन थे, शायद सभी को समझ आने लगा था। सब तैयार थे कि आदेश है तो पालन करना ही होगा। एडीएम साउथ प्रदीप्तो घोष को जल्दबाजी में उसी रात 30 हजारी कोर्ट भेजा गया, जहां मीसा के तहत गिरफ्तारी वाला प्रोफोर्मा रखा हुआ था। उसकी सैकड़ों कॉपियां छापकर पुलिस वालों में बांटी गई। वक्त नहीं था कि पुलिस गिरफ्तार होने वालों के नाम भी भरे। गिरफ्तारियां होती गईं और बाद में इन कागजों में गिरफ्तार होने वालों के नाम भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। राज्यों की पुलिस को भी इसी तर्ज पर गिरफ्तारियों का आदेश दिया गया। वहीं 25 जून की देर रात इंदिरा ने सिद्धार्थ शंकर रे से आखिरी बार पूछा कि क्या कैबिनेट की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तो रे ने बिजनेस रूल के हवाले से बताया कि रूल नंबर 12 प्रधानमंत्री को यह ताकत देता है कि गंभीर परिस्थिति में बिना कैबिनेट की स्वीकृति के भी प्रधानमंत्री फैसला ले सकती हैं। उस दिन रात के करीब 10:15 बजे गृह मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी को प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया। बताया गया कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है, इसीलिए आपातकाल जरूरी है। गृह मंत्री होने के नाते ब्रह्मानंद रेड्डी ने तत्काल ही राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें आपातकाल लगाने की बात की गई थी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से बात की। कभी खुद भी वकालत कर चुके राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद कुछ ही मिनटों में समझ गए थे कि रे की मंशा क्या है और इंदिरा आखिर क्या चाहती हैं। बिना किसी सवाल जवाब के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए
तब घड़ी की सुइयां रात के 11:45 पर थीं। देश में एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा था जिसमें से लगता था कि सरकार जो है किसी प्रकार से भी गिर जाएगी और इसका कंट्रोल देश के ऊपर चला जाए और डेमोक्रेसी को धक्का लगे। श्रीमती इंदिरा गांधी को, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली के पास लेके गए। मैं भी उस वक्त उनके साथ था। उन्होंने प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान जो है वो बताया सारा कि इमरजेंसी किस तरह और अंडर किस आर्टिकल डिक्लेयर हो सकती है। तो उस वक्त प्रेसिडेंट भी इस बात को मान गए। रात के करीब 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक गिरफ्तारियों का सिलसिला चला। जेपी को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, राजनारायण, पीलू मोदी, बीजू पटनायक, रामधन, सिकंदर बख्त, मलकानी और अशोक मेहता जैसे लोग जेल भेजे जा चुके थे। अखबारों की बिजली काटी जा चुकी थी। दूसरी तरफ इंदिरा घर में बैठकर वो भाषण तैयार कर रही थीं, जिसे वो सुबह 8 बजे रेडियो के जरिए राष्ट्र के नाम संबोधन में पढ़ने वाली थीं। इससे पहले इंदिरा को एक और काम करना था। ये काम था कैबिनेट की बैठक करके इमरजेंसी लगाने के दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर लेना। 26 जून की सुबह करीब 5 बजे कैबिनेट मंत्रियों को नींद से जगाया गया और बताया गया कि 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट मीटिंग होगी। उन मंत्रियों को भी पता नहीं था कि जब वो नींद के आगोश में थे, देश आपातकाल के आगोश में जा चुका था। जो कैबिनेट में पहुंचे, उन्हें बताया भर गया कि इमरजेंसी का मतलब क्या है। 15 मिनट के अंदर बैठक खत्म हुई और फिर इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए तैयार होने लगी। उस कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह दहशत होती है ना, उस तरह वो मिनिस्टर बैठे थे, कोई नहीं बोला। उस दिन करीब 6 बजे ही प्रधानमंत्री दफ्तर के जॉइंट सेक्रेटरी पीएन बहल ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज रूम में पहुंचे और कमान संभाल ली। तय हुआ कि सुबह 8 बजे के समाचार बुलेटिन की जगह प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित हुआ और पूरे मुल्क को पता चल गया कि अब वो आपातकाल के साए में हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें ज़रा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। और इंदिरा गांधी, उनके घर एक सफदरजंग रोड पर जश्न सरीखा माहौल था और संजय गांधी वो जीत के जश्न में मदमद थे। मां से कहा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद संजय को भी पता था कि वो झूठ बोल रहे थे। उन्हें पता था कि आगे क्या होगा।